जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आला के मामले के हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, जिसमें पंजाब में निगरान वज़ीर आला का मामला बिल्कुल मजाक बन के रह गया है। आज पाकिस्तान के जमहूरी अमल के लिए एक और बड़ा कदम उस वक्त सुबह सवेरे देखने में आया जब निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस नासिर मुल्क साहब ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाल ली। विफाक की सतह पर वज़ीर आज़म का निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर तो हो गया, लेकिन सूबों की सतह पर यह मामला अभी तक लटका हुआ है। सिंध ने भी कल रात गए इसका फैसला कर लिया, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान अभी तक इस मामले में फंसे हुए हैं। और खास तौर पे अगर पंजाब की बात की जाए तो यहां पर निगरान वज़ीर आला का मामला एक बिल्कुल मजाक बन के रह गया है। कहानी आपकी जानी पहचानी है, आपने सुनी है, आपने देखी है। आप जानते हैं कि किस तरह से नासिर खोसा सामने आया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल लास्ट मिनट पे उससे विड्रॉ कर लिया, ये एक्सक्यूज देकर के सोशल मीडिया के प्रेशर पे उसने नासिर खोसा साहब का मुतनाज़िया होने पर किया है। उसके बाद मुसलसल मुशावरत चलती रही और आज उस वक्त एक मज़े खेज कैफियत पैदा हो गई जब मुतनाज़िया शख्सियत औरिया मकबूल जान साहिब का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया। और यह नाम किसी और नहीं, पंजाब में साबिक अपोजिशन लीडर जिनका यह है, उन्होंने ये नाम सामने रखा। जैसे ही नाम सामने आया एक बार फिर सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू हो गई और फौरन फवाद चौधरी साहब का सोशल मीडिया पे मैसेज, ट्विटर पैगाम आ गया कि औरिया मकबूल जान नहीं है बल्कि उनकी जगह हसन अस्करी साहब हैं, अय्याज अमीर हैं और याकूब इजहार साहब हैं। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक दरार नजर आती है पंजाब की सतह पर। खैबर पख्तूनख्वा की बात भी करेंगे, लेकिन महमूद रशीद साहब ने कुछ और फरमाया, फवाद चौधरी साहब कुछ और कहते हैं। तो पख्तूनख्वा की बात अगर कर ली जाए तो वहां पर मंसूर आफरीदी का नाम सामने आया, उनके नाम के साथ कई तनाज़ात जुड़े। ऑपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, फिर अचानक उनका नाम अनाउंस करने के बाद विड्रॉ कर लिया गया। अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में मंसूर आफरीदी के नाम पर डटे उठे, जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान का नाम भी दे दिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मामला अब ये पार्लिमानी कमेटी तक जा पहुंचा है। पंजाब की सिचुएशन क्या है, इस पर एक रिपोर्ट देखिएगा, फिर उसके बाद पंजाब के अपोजिशन लीडर और खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर से बात करेंगे। पल में तोला पल में माशा, इस मकूले को तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सच कर दिखाया। निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए नमाज जुमा के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात के बाद PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद ने 3 नामों का ऐलान किया। हमारी तरफ से प्रोफेसर हसन अस्करी का नाम था पहले, 2 नए नाम औरिया मकबूल जान और इजहार कंस्ट्रक्शन वालों के CEO हैं याकूब इजहार, ये 2 नाम हमने नए दिए हैं। तब्दीली क्या होती है ये भी PTI तर्जमान फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। 2 घंटे में ही फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए औरिया मकबूल जान का नाम ड्रॉप कर दिया। आज न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने तस्दीक की कि औरिया मकबूल जान का नाम दिया ही नहीं गया। उन्होंने तो हसन अस्करी, अयाज अमीर और यकूब ताहिर इजहार का नाम दिया है। इससे कबल PTI की आदत नासिर खोसा और नासिर दुरानी का नाम दे चुकी है। नासिर खोसा ने मुतनाज़ा बनने के बाद माजरत की तो नासिर दुरानी ने कहा कि उनसे मुशावरत ही नहीं की गई। रिपोर्ट आपने देखी, इसी हवाले से बात करेंगे पंजाब के साबिक अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां महमूद रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर JUIFA के साबिक अपोजिशन लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान साहब भी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपको भी, और जरा इजाजत हो तो मियां साहब से जरा बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम मियां महमूद रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या मामला चल रहा है पंजाब में? आप नहीं समझते कि एक मजे का खेज सिचुएशन क्रिएट हो गई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसलाबाजियां सामने आ रही हैं, आपकी साख शदीद मुतासिर हो रही है। आप कुछ और कहते हैं, फवाद चौधरी साहब कुछ और फरमाते हैं, एक जग हंसाई का बाइस बन रहा है। ये क्या सूरत हाल पंजाब में क्रिएट हो रही है मियां महमूद रशीद साहब? मेरा ख्याल है कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। आज दोबारा हमारी एक मीटिंग हुई थी स्पीकर साहब की रिक्वेस्ट पे उनके चैम्बर में, ताकि ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो एक डेडलॉक की कैफियत थी उसको दूर किया जा सके। और
मीटिंग में राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए से, और उसमें हमारी तरफ से 2 नाम आज मजीद दिए गए। जब मैं मीटिंग से निकला तो मुझे इस्लामाबाद से एक तीसरे नाम का भी मैसेज मिला, लेकिन उस वक्त तक मीटिंग क्लोज हो चुकी थी और मैं मीडिया से बात कर चुका था। तो ये कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी कोई कंट्राडिक्शन हमने आज नहीं। मियां साहब, जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की उसमें तो औरिया मकबूल जान साहिब का नाम ही नहीं था। उन्होंने कहा सिर्फ फवाद चौधरी साहब ने, मेरी गुजारिश सुनते ना, फवाद चौधरी साहब ने कोई ट्वीट की, मेरी रात इमरान खान से बात हुई, ठीक, और बात करने के बाद मैंने ये नाम जो है वो आगे फॉरवर्ड की है। उसके बाद अय्याज मीर का नाम जो है बाद में फवाद चौधरी साहब की तरफ से आया, मैंने वो भी ऐड किया। ठीक, इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये 3 नाम हमने इस वक्त मियां साहब औरिया मकबूल जान साहब का नाम शामिल है लिस्ट में, नामजद लिस्ट। औरिया मकबूल जान साहब का नाम भी शामिल है। ओके, अलबत्ता और उन समेत अब 4 लोग हैं, उन समेत अब आपके 4 लोग हैं। इसमें जो है हुकूमती जो लोगों की तरफ से ये बात कही गई, उनकी तरफ से भी 1-2 नाम मजीद आए, और उन्होंने कहा कि नामों को हम शॉर्ट लिस्ट करके एक नाम हम लेंगे, एक नाम आपकी तरफ से होगा, एक नाम हमारी तरफ से होगा, और हम इतवार वाले दिन फाइनल राउंड पे बैठेंगे। और कोशिश करेंगे। और अभी कहीं नासिर दुरानी साहब के नाम पर भी कोई दोबारा आपको नून लीग से मैसेज आया कि उन्हें राजी करवा लें, तो नून लीग नासिर दुरानी साहब के नाम पर भी उन्होंने आमादगी का इजहार किया था कि वो अगर अपना वो जो उन्होंने विड्रॉल के लिए कहा है कि मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, अगर वो आमादा हो जाए तो हम उनके नाम के तो अभी नून लीग की तरफ से कौन कौन से नाम हैं सामने? देखिए, नून लीग की तरफ से तो वही बता सकते हैं। पहले 2 नाम थे, 1-2 नाम और उनके ज़हन में है, उन्होंने बताए थे। हमारी तरफ से ये 4 नाम। तो वो जो नून लीग ने 1-2 नाम मियां साहब मजीद बताए हैं, वो पीटीआई के लिए काबिल कबूल है? नहीं, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, आपके लिए। और वो किस बिना पर आप समझते हैं कि वो उनमें खामियां क्या हैं? जी, खामियां खूबियों की बात नहीं है। बात तो यह है कि शॉर्ट लिस्ट होना है, और शॉर्ट लिस्ट में वो नाम जो उन्होंने रखे हैं वो मेरा ख्याल है उससे उन्हें विड्रॉ होना पड़ेगा। हमारे 4 नाम है, हम 4 में से इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। पहले 2-2 नामों पे होगी बात। अच्छा मियां साहब, आप जरा मेरे साथ ही रहिए। ये मामला चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एक मामला अजीबोगरीब सिचुएशन डेवलप करवा दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी में भी गवर्नमेंट रही है, वहां पर भी सिचुएशन ऐसी ही है। वहां के साबिक ऑपोजिशन लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। खैबर पख्तूनख्वा में कहां तक पहुंचा है मामला? कोई बात बनने की तवक्को है पार्लिमानी कमेटी में कम अज कम? मौलाना साहब। रहमानुर्रहीम, दरअसल मसला ये है कि हम तो अपने सूबे की तरफ से अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे कि सबसे पहले हमने फैसला कर लिया और इत्तेफाक पे किसी नाम पे हम पहुंचे हैं और मुत्तफिका फैसला सामने आया है जी। तो उसमें बदकिस्मती ये हुई कि एक तो हमें मुश्तरका तौर पे उसको अनाउंस करना था, उसे एक तरफा तौर पे अनाउंस करके उनको मुबारकबाद भी दी गई, इमरान खान की तरफ से उसको बुलाया भी गया और ट्वीट भी किया गया है उसको मुबारकबाद के लिए, और मीडिया पे भी उसको ब्रेक कर दिया गया कि मंजूर अफरीदी को हमने बिल इत्तेफाक उसको निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया है। तो हम समझते थे कि चलो एक इत्तेफाक का फैसला था, अगर एक तौर पे भी अनाउंस हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अफसोस उस वक्त हुआ कि उनकी कोर कमेटी ने एक तरफा तौर पे उसको रिजेक्ट भी कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई मैच्योर सियासत नहीं है, इनको मैच्योर सियासत करनी पड़ेगी। जब एक फैसले चीफ मिनिस्टर के साथ तकरीबन कोई 5 मीटिंग में मेरी हुई और मुख्तलिफ नामों पे डिस्कशन हुई और आखिर बिल इत्तेफाक इस नाम पे फैसला हुआ और फिर उसी को मुतनाज़ा बनाना, और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि किसी का नाम अनाउंस करके और पूरे उसमें मीडिया पे अनाउंस होने के बाद फिर उसका नाम वापस लेना, उसकी बेइज्जती करना, उसकी पगड़ी उछालना। अब मौलाना साहब, गलत बात। अब मौलाना साहब मंजूर की जो सूरत हाल है, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो जब चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के दरमियान
वो इत्तेफाक ना पाया गया, तो उसके बाद ये पार्लिमानी कमेटी को चले गए, जिसमें हमें भी पोजीशन की तरफ से भी 2 नाम देने थे और गवर्नमेंट साइड से भी 2 नाम देने थे। तो हमने वो 2 नाम अपने दे दिए, एक मंजूर अफरीदी का और दूसरा जो है जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान का। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वही जो आप बात कर रहे हैं, हिमायतुल्लाह खान का, एजाज अहमद कुरैशी का, तो ये नाम आपके लिए काबिल कबूल हैं? देखिए, ये तो अब कमेटी की तरफ चले गए, वो तो उन्होंने नाम देना लाजमी होता है कि वो उनकी तरफ से भी देने होते हैं 2 नाम और हमारी तरफ अपोजिशन की तरफ से भी देने होते हैं। तो दोनों की तरफ से चले गए नाम और 6 मेंबर्स बने कमेटी के। तो अब वो 6 मेंबर्स में अगर किसी नाम पे इत्तेफाक होता है तो वो बिल इत्तेफाक एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और वो चला आप क्या समझते हैं मौलाना साहब के पार्लिमानी कमेटी में ही, क्योंकि 3 आपके मेंबर हैं, 3 वहां के मेंबर हैं, तो एक मेंबर या तो अपोजिशन से हुकूमत की साइड पे हो जाए या हुकूमत से अपोजिशन की साइड पे हो जाए, वरना तो टाई पड़ जाएगा। बिल्कुल, हाँ, तो आप समझते हैं कि पार्लिमानी कमेटी में हल होगा मामला या अल्टीमेटली केपी में इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा? मुझे उम्मीद तो है कि हल हो जाए मसला। अच्छा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये भी कानूनी आईन। आप लोग मंजूर आफरीदी के नाम से पीछे हटने को तैयार हैं? कोई लचक दिखाने को तैयार हैं? देखिए, मैं फिर दोबारा दोहरा दूं इस बात को कि अपोजिशन की तरफ से भी 2 नाम जाने थे, वो हमने दे दिए, अब हम वापस नहीं ले सकते उसको, बाकायदा हमने नोटिफाई नहीं किया। उस 2 में से जो आपका जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान खोसा का नाम है, मिसाल के तौर पे अगर वो काबिल कबूल होता है, खोसा नहीं है, जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान माजरत के साथ, अगर वो कबूल होता है हुकूमत को, तो आप मंजूर आफरीदी के नाम से हटने को तैयार हैं? तो जाहिर है हमने 2 नाम दिए, उनमें से किसी पर भी इत्तेफाक आ जाए हमें तो कोई इतराज नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। मियां महमूद रशीद साहब, आप फोन लाइन पे हैं मेरे साथ? सर सर, खैबर पख्तूनख्वा में भी अपोजिशन तमाम हल्के यही एतराज कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि सियासत मैच्योर नहीं है। पंजाब में तो जो एक तमाशा लग गया है, यही तनकीद हो रही है तमाम हल्कों से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैच्योर नहीं है। क्या जवाब देंगे सर इसका? आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो जाएगी। आहिस्ता? आप समझते हैं कि अभी इमैच्योर हैं? मियां साहब, आप खुद नहीं समझते हैं कि अभी इमैच्योरिटी है? मैं जब आप लोगों ने इस तरह की परसेप्शन बनानी शुरू कर दी है तो यही कहा जा सकता है ना कि मैच्योर हो जाएगी। मियां साहब, हमने कहाँ बनाई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद नहीं, छोटी सी बात को मीडिया के पास और कोई इशू ही नहीं है। मियां साहब, ऐसे नेशनल इशू हो गया करोड़ों लोगों का कि नाम एक नहीं जी 3 क्यों 4 क्यों आ गए, उसने 3 दिए आपने 4 दे दिए, और ये कोई इशू है भाई? यानी इश्यूज के ऊपर आप बात करें, अब इसके ऊपर ही आपने डिपेंड करना शुरू कर दिया है कि ये मैच्योर है कि इमैच्योर है। तो मैंने आप ही का बात जवाब दे दी कि ऐसा ऐसा मैच्योर हो जाएंगे। मियां साहब, ये निगरान वज़ीर आला का मामला है, इसकी बुनियाद पर इलेक्शंस होने हैं, ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं। छोटा मोटा मामला है। 60 दिन के लिए एक बंदे ने निगरान वज़ीर आला बनना है, जिसने सवाए इसके कि वो इस सिस्टम को लुक आफ्टर करेगा, इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा ना कोई पोस्टिंग का उसको इख्तियार है, ना कोई अपॉइंटमेंट का इख्तियार है, तो उसने लुक आफ्टर करना है। ठीक। लेकिन ये नामों के ऊपर इतना ज्यादा शोर होगा और इतना आसमान सर पे उठाया हुआ 3 दिन से मीडिया ने कि पता नहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये बन गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब। मौलाना लुत्फुर रहमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियां रशीद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज की एक और बड़ी खबर। ख्वाजा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर के हवाले से। 62(1)(f) के तहत ख्वाजा आसिफ की नाअहली जो कि सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दी है, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बात करेंगे इस सेगमेंट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी बड़े रहनुमा, पॉलिसी मेकर, साबिक वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ, जिनकी बड़ी विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी लंबी कोशिश, बड़ी तगोदो, बड़ी जिद्दोजहद के बाद उड़ाई थी और 26 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकामे की बुनियाद पे और अकामे से हासिल होने वाली मुबैना तनख्वाह की बिना पे 26 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे दिया था।
जिसके बाद 2 मई को ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके चले गए थे और आज 1 जून को ठीक तकरीबन 1 महीने के बाद ख्वाजा आसिफ साहब को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और यह ऐसे वक्त में मिला है कि जब इलेक्शन सिर्फ 2 माह से भी कम अरसा दूरी के मौके पे हैं। इलेक्शन से सिर्फ 2 महीना पहले अदलिया से नून लीग को इतना बड़ा रिलीफ मिलना और इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि 62(1)(f) के तहत जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हुए थे, तो क्या अगर कोर्ट से 62(1)(f) के तहत ख्वाजा आसिफ की नाअहली खत्म हो सकती है, तो क्या जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिलने का इम्कान है? इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन डिबेट करने से पहले इस वक्त तक की सिचुएशन क्या है, एक रिपोर्ट देख लीजिए छोटी सी। बड़े केस का बड़ा फैसला, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कलअदम, ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादिर फरमा दिया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर होते हुए गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत करते रहे। उनका ये इकदाम मफादात का इकदाम है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि दुनिया में मफादात के टकराव पर बहुत बहस हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी हुकूमती मामलात में जिम्मेदारियां सरअंजाम देती है और उनका दामाद अपना काम करता है, लिहाजा क्या मफादात के टकराव पर नाअहली होनी चाहिए या अवामी ओहदेदारों को वार्निंग दी जाए। मुख्तसर वक्फे के बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया और ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी गई, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अजमा बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। और उस्मान डार साहब, बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि मैं जानती हूं कि आप कितनी इसके लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं, इस एक बड़ी विकेट को गिराने के लिए कम से कम पिछले 3-3.5 सालों से। तो कितना बड़ा सेटबैक है, वो भी इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले पीटीआई के लिए? मैं समझता हूँ एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था हमारे लिए, लेकिन सेटबैक तो नहीं, क्योंकि मैं खरीदा एक काज के लिए गुज़श्ता 5 साल से जदोजहद कर रहा था। पहले धांधली के खिलाफ मेरा मानना था, मेरे शहर सियालकोट के अवाम ने जो वोट दिए उनका तकद्दुस पमाल हुआ और वो 4 साल मैंने जदोजहद की। बाद अज़ां वो भी फैसला ख्वाजा साहब के हक में आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और ये जो अकामा वाले केस में एक जदोजहद थी, ये एक मुल्की सतह पे जो स्पेशली जो कि वो हमारे साबिक वजीर हारजा थे और अवाम के टैक्स के पैसे से वो तमाम पर्क्स और फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे थे मुल्क पाकिस्तान में, और बाहर फॉरेन कंपनी का उन्होंने कामा और खुफिया एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। फिर एक उनका डिक्लेयर्ड अकाउंट था जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, और उसके साथ साथ उनकी सैलरी थी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा साहब की जो नहली थी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं हुई थी, वो हुई थी उनकी सैलरी पे और मुबैना सैलरी पे, और वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी बेस पर उन्हें अकामा मिला और एक अकाउंट था, बैंक अकाउंट, जो उन्हें डिक्लेयर नहीं किया था। और मेरा मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है पहले फैसले मौजूद हैं इन चीज़ों को लेके, तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी फैसले को इंडोर्स करेगी। लेकिन पहले आप धांधली का मुकदमा लेके ख्वाजा आसिफ के खिलाफ अदालत में गए, वहां से भी वो कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। फिर आप ये अकामे का मामला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला, वो लेके आप अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया। तो आपने समझते हैं कि आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दोनों मुकदमे, धांधली वाला और अकामा वाला, ये तो फेल होके रह गए? देखिए, फेल मैं समझता हूं कि आज बेशक मैं मुकदमा हार गया हूं, लेकिन हरीदा मैं एंड ऑफ द डे जीता हूं। वो इसलिए कि उज़्माई कौम को बताएंगी कि इनकी लीडरशिप जो गुज़श्ता 1.5 साल से नैरेटिव चला रही है मुल्क पाकिस्तान में कि वोट को इज्जत दो, और उसी आला अदलिया के 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने मियां नवाज शरीफ साहब को नहल करार दिया और उन्होंने कहा मुझे अकामा पे निकाल दिया, मुझे अपने बेटे से सैलरी ना लेने पे निकाल दिया। और आज उसी आला अदलिया के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इन्हीं के एक साबिक वज़ीर हारजा को रिलीफ दिया है जो कि कन्विक्टेड थे, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी नहली हुई थी।
तो आज अगर आला अदलिया ने इनको रिलीफ दिया है तो यही कौम को बताएं कि आया इनकी जो लीडरशिप है मरियम नवाज या नवाज वो सही है या ख्वाजा आसिफ का फैसला ठीक है। तो मैं तो सुनना चाहता हूं कि आज उज़्मा कौम को बताएं कि इन दोनों में से कौन सा फैसला ठीक है। अज़मा बुखारी साहिबा, मैं भी सुनना चाहती हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा, चौधरी निसार साहब कहते थे कि नून लीग को अपना बयानिया तब्दील करना पड़ेगा, करना चाहिए, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को, और हमें अगर रिलीफ मिलना है तो अदालतों से ही मिलना है। तो आज जब ख्वाजा आसिफ साहब को इसी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया तो फिर गलत साबित हो गया ना। बहुत शुक्रिया गरीदा। नहीं, पहले तो मेरी गुजारिश आपसे है कि हमारा बयानिया आज और तकवीयत पकड़ा है, और वो ये इसलिए पकड़ा है कि ये एक ही तरह के केसेस के अंदर जब मुख्तलिफ किस्म की राय आ रही है, एक बेंच कुछ और कह रहा है, दूसरा मुअज़्ज़िज़ बेंच कुछ और कह रहा है, और ये उस्मान डार साहब जरा अपनी तस्वीर फरमा लीजिए कि जो अदालतें वो किसी पे एहसान नहीं करती, वो कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करती हैं, और वो फैसला उनको करना होता है, वो इसीलिए जज होते हैं, वो इसीलिए अदालत होती है। इसलिए कोई फैसला हमारे हक में आए उसको ये बुनियाद बना के वो देखे ना जी आपके हक में फैसला आया, क्या ये जस्टिफिकेशन है उन तमाम फैसलों की जिसके ऊपर हमारी रिजर्वेशन है। और ये इतना सिंपल होता ना, आज भी जो है उस्मान डार साहब के ऊपर जो है वो आज बहुत खुशी भी हो रही है कि आज उनकी टोन काफी दुरुस्त है। जब ये फैसला आया था उस वक्त उस्मान डार साहब ने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, और वो बोल्ड हो गए और वो फलाना हो गया। काश उस्मान डार साहब लोहे की रॉड लेके आए थे, लोहे की रॉड लेके आए थे, कंप्लीट कर लो, लोहे की रॉड लेके आए थे। वो लोहे की रॉड भी बहुत तंग कर रही थी मुझे, क्यों निकाला क्यों निकाला। ये साजिशें करके पिछले दरवाजे ढूंढ के अंपायर की उंगली जो है वो तलाश करते हुए आप नई इक्तदार में पहुंच सकते। इक्तदार में का मालिक सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला और उसके बाद अवाम है, जिसको वो वोट देते हैं, जिसको इज्जत वो देते हैं, वो उसी को मिलती है। और अच्छी बात है अब उस्मान डार साहब जो है वो अवाम की अदालत में भी पेश होंगे, 2 अदालतें उन्होंने भुगत ली, और उसमें हर तरह कोशिश, यानी आप लोग मानने को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि अदलिया के खिलाफ मैं हरीदा बताता हूं दोनों केसेस में फर्क क्या है। नहीं देखिए, मैंने इस पे बड़ी क्लियर जो मैं इसको खुल के कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि एक अनविड्रॉल सैलरी जो बनती थी आपने नहीं ली, उसके ऊपर आप नाअहल हैं। और दूसरी तरफ जज साहबान कह रहे हैं कि अगर कोई एक गलती से या कोई डिक्लेयर तो उन्होंने अपना काम पहले किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पूरी ये सवाल उस्मान डार साहब से भी करना है मुझे कि ख्वाजा आसिफ के मुकदमे में अगर वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन को फायदा हो सकता है तो फिर नवाज शरीफ को भी तो फायदा पहुंच सकता है। उस्मान डार साहब, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? देखें हरीदा, पहले तो जहांगीर तरीन साहब का मानना है कि उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉकआउट किया गया जो ताहयात नहल हुए। मैं बताता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की सैलरी थी जो वो विदड्रॉ नहीं कर रहे थे, और वो एसेट के तौर पे बढ़ती जा रही थी, और वो काफ़ी बड़ी अमाउंट थी जो फिर उन्होंने डिक्लेयर नहीं कर रखी थी। वो थी उनकी नहली की वजह, उनकी नहली की वजह अकामा नहीं थी। ख्वाजा साहब माने थे कि मैं सैलरी विदड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, लेकिन मसला ये था कि वो किधर डिक्लेयर कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, और वो सोर्स ऑफ इनकम क्या, वो तमाम चीजें कंसील थी या मिस डिक्लेयर थी, जो मेरा मानना था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मानना था। तो ये कहना उज़्मा का कि दोनों ही कामे वाले थे, एक बच गया एक उड़ गया, और एक ने सैलरी विड्रॉ की, इनकी थोड़ी बहुत ऐसे हो गई, ऐसा नहीं है। मैं आज भी आला अदलिया का एहतराम करता हूं, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों केसों को आइन और कानून की रीत से देखा। उस्मान डार साहब, मुझे अगर आप इजाजत दें, एक छोटा सा फर्क है। क्या मैं फर्क की बात कर सकती हूँ? क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ उस्मान डार साहब? जी बिल्कुल अज़मा साहिबा, मेरी गुजारिश ये है कि चले, मेरा थोड़ा बहुत कानून से भी ताल्लुक है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि उस्मान डार साहब क्या क्लैरिफाई कर सकेंगे। एक तो आज तक हमें पूरे पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि अनविड्रॉल सैलरी जो है वो एसेट कैसे होती है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के तहत। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका एसेट की डेफिनेशन बड़ा क्लियरली बताता है वो क्या होती है। अब सवाल कॉमन सेंस का है, कानून का सवाल ही नहीं है। कॉमन सेंस का सवाल ये है कि क्या एक सैलरी जो बनती थी नहीं ली तो आप ताहयात नाअहल हैं, लेकिन एक सैलरी जो आप ले रहे थे लेकिन वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सके तो उस पर आपकी नाअहली नहीं बनती। यही हमारा सवाल है, यही हमारी बात है। ये एक बड़ा फाइन कानूनी पॉइंट है, ये एक बड़ा फाइन, बड़ा टेक्निकल, बड़ा डेलिकेट कानूनी पॉइंट है। उस्मान डार साहब, यही मैं आपसे सवाल करना चाहती थी। फाइन, बड़ा डेलिकेट टेक्निकल पॉइंट है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो तनख्वाह ले रहे थे लेकिन उनके कागजात नामजदगी फॉर्म में डिक्लेयर था,
और अदालत ने कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने कि असासों की जम में असासों की डेफिनेशन में तनख्वाह नहीं आती, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो कि तनख्वाह नहीं ले रहे थे तो कहाँ डिक्लेयर करते, और वहां उनका असासा बना दी गई। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा पॉइंट है। देखें हरीदा, पहले तो अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई वो किन ग्राउंड्स की वजह से, जो हमारी 3 स्ट्रांग ग्राउंड्स थी, और वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच ने किस निगाह से देखा और उनकी क्या राय है और वो क्या पॉइंट्स आते हैं, वो चंद रोज में सामने आ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि ये जो मुझे फिलहाल जो फर्क नजर आ रहा है, मियां साहब सैलरी ले नहीं रहे थे, हाया साहब सैलरी ले रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे जी मैंने सारी खर्च कर दी इसलिए मैं हिसाब किताब नहीं दे सकता। दूसरी बात सुने, देखिए एंड ऑफ द डे उस्मा हमने इन्हीं अदालतों के पास जाना है, इधर से ही हमें इंसाफ मिलना है। मैं भी एक केस हारने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया, आज भी मेरे खिलाफ फैसला आया है, लेकिन मैं आज भी समझता हूं कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करना चाहिए। इन्हीं से ही हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, इन्हीं से ही हमें इंसाफ मिलेगा। अगर ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो मैं उज़मा बीबी को ये कहना चाहता हूं कि जजेस को भी इज्जत दो, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को भी आप लोग इज्जत दो। आज नून अदलिया को इज्जत दो। मकसद ये है कि आज आपका वोटर कंफ्यूज है कि अगर इतनी बड़ी इनकी विकेट थी साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की, उसी आला अदलिया ने रिलीफ दे दिया है, देखते हुए कि कहीं लुकुनाज होंगे इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में। अच्छा, तो मैं ये समझता हूं कि आज हम चूंकि मुझसे मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, आज उस्मान डार साहब जो है वो बहुत अच्छे मूड में है, मुझे लग रहा है। आज इनको इंस्टीट्यूशंस की इज्जतें भी याद आ रही हैं। आज वो कहना चाह रही है कि उस्मान डार साहब का बयानिया दुरुस्त हो गया है, लेकिन आप लोगों का बयानिया दुरुस्त नहीं हुआ। आप लोगों का बयानिया दुरुस्त नहीं हुआ। मेरी गुजारिश ये है कि हम भी अदलिया का एहतराम करते हैं, इसीलिए हर रोज जाके पेश हो रहे हैं, 80-80 पेशियां दे रहे हैं, और जाकर जो केस हमारे खिलाफ इतना सिंपल होता ना, वो तो मरियम बीबी ने कहा था वो दुरुस्त कहती हैं। अकामात सिर्फ बहाना था, नवाज शरीफ निशाना था, और वो निशाना एम ही नहीं बना, वो एक कॉन्स्पिरेसी पूरी तैयार हुई थी। वो धरने जो है वो कैसे दिए गए थे बता दिया। अभी आप लोग पुरुम्मीद हो जाए ना, अभी भी आप लोग पुरुम्मीद नहीं है। आला अदलिया से सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, इलेक्शन से पहले इतना बड़ा, तो आप लोग नवाज शरीफ रिलीफ मिला है, कानून मतलब ये है मिला, अब तक कोई आसान नहीं किया। उसी अदलिया से मिला है ना, उसी अदलिया से मिला है। अदलिया पर नवाज शरीफ हमले करते हैं। मैं सिर्फ 2 लाइनें कंप्लीट करना चाहती हूँ। कानून और आइन के तहत इंसाफ मिले, इंसाफ का बोलबाला है, लेकिन कानून और इंसाफ के तहत अगर नाइंसाफी हो तो उसको दुरुस्त करना भी इसी अदलिया का काम है। अच्छा। और इसी को करना चाहिए। हम किसी से एट वॉर नहीं है, मतलब हमने कोई ओए नहीं कहा, हमने किसी की बड़ी अच्छी बात है, एट वॉर नहीं है, आपने कह दिया। उस्मान डार जो गलतियां और अगर साजिशें हुई हैं उनको दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, ये वजीर अच्छा मेरी बात तो सुन लो ना। अस्मा जी आपके पास दोबारा भी आती हूँ। उस्मान डार साहब जी, देखिए मुझे उज़मा की बातों से ऐसे लग रहा है कि इनकी लीडरशिप का बयानिया दुरुस्त है कि वोटर को इज्जत दो, और ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने केस के मामले में किसी ऊपरली की सतह पे मुकमका करके अपने आप को तो बचा लिया है, और अपनी लीडरशिप के बयानिए की उन्होंने नफी कर दी है। फिर मुझे लग रहा है मुझे ये कहना चाहिए, आपने ऐसी गुफ्तगू क्यों नहीं की? मैं तो यही कह रहा हूँ बाबा, आप विकेट के दोनों तरफ ना खेलो उस्मा, आप लोग विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलो। या बोले ख्वाजा साहब का फैसला ठीक है या नवाज शरीफ साहब का फैसला ठीक है? जो है वो आपने करनी थी, वो मैं सोच रही थी। उस्मान डार साहब, अस्मा बुखारी साहिबा, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इस डिबेट को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज जो सुप्रीम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे लीगल इम्प्लीकेशंस के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब की नाअहली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 62(1)(f) के तहत और सुप्रीम कोर्ट से आज उनकी नाअहली कलअदम करार देना अकामा बुनियाद बनी, तनख्वाह वसूल करना बुनियाद बना, और इसी तरह के सिमिलर केसेस 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई, जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली हुई। तो क्या यह समझा जाए कि ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, इसका कहीं ना कहीं कानूनी असर जहांगीर तरीन की रिव्यू पिटीशन पे, या उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है और उससे बढ़ के नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल सकता है? एक तो ये सवाल रेज अप करेंगे इस सेगमेंट में। दूसरा सवाल ये टेकअप करेंगे कि क्या कॉन्ट्रडिक्शंस
तजादात नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों में कि 62(1)(f अकामा तनख्वाह वसूल करना, एक तरफ ख्वाजा आसिफ की नाअहली कल अदम करार दे दी जाती है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को उसी बुनियादों पर नाअहल कर दिया जाता है और उनकी रिव्यू पिटीशन भी मुस्तरद कर दी जाती है। मेरे साथ हैं मुल्क के मारूफ माहिर कानून जस्टिस शाइक उस्मानी साहब और थोड़ी ही देर में एक और माहिर कानून एहसन भोन साहब भी ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। ये बताइएगा कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस नजर से देखते हैं, क्योंकि 62(1)(f पर हमें नवाज शरीफ साहब की नाअहली भी सामने फैसला नजर आता है, जहांगीर खान तरीन साहब का फैसला भी नजर आता है और अब ख्वाजा आसिफ साहब का फैसला कंपेयर करें तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं आपके ऑडियंस के लिए कि जहांगीर तरीन का जो केस है और ये ख्वाजा आसिफ का जो केस है उसमें फर्क ये है कि जहांगीर तरीन के केस में रिव्यू पिटिशन है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास अपील फाइल हुई थी। रिव्यू पिटिशन की जो चीजें होती है वो मुख्तलिफ होती हैं और अपील की दूसरी। अपील में ये होता है कि वो उस फैसले को देखते हैं तनकीदी निगाह से और उसको चेंज कर सकते हैं, उसको ओवरटर्न कर सकते हैं। रिव्यू पिटिशन में ये होता है कि ये दिखाना होता है कि फैसले जिसके आपने रिव्यू किया है उसमें कोई ऐसी गलती है विच इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस और उसको पॉइंट आउट करना होता है, तो उसका बहुत फर्क है। तो चूंकि ख्वाजा आसिफ का फैसला ये हो गया, इसके मतलब ये नहीं कि अब जहांगीर तरीन का फैसला जो है वो भी शायद इसी तरह से हो जाए। मेरे ख्याल में ये चीज अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। हो सकता है लेकिन चांसेस उसके कम है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने जो कहा कि ये जो फैसला हुआ है इससे ये मुझे ये लगता है, हालांकि तकरीबन बातें वही थी, थोड़ा बहुत फर्क था क्योंकि डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने और उसके बाद भी थोड़ी सी चीजें रह गई थी, तो वो उन्होंने ओवरलुक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके मतलब ये होता है, नजर ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टांस में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। वो जितना स्ट्रिक्ट तरीके से पहले देख रहे थे और जितने पेडेंटिक तरीके से देख रहे थे, वो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा शिफ्ट आ गया है, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया, वो जो चीज हकीकत है कि हमारे मुल्क में तकरीबन हर एक आदमी जो है उसके पास बाहर की वीजे हैं, बाहर के इकामे हैं, बाहर के वो हैं, चूंकि किसी को अपने मुल्क में ये इंटरेस्ट है ही नहीं। तो अब उस चीज को देख करके मेरे ख्याल में उन्होंने सोचा कि हमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए और शायद उन्होंने इस बेसिस पर ये फैसला किया। ये मैं समझता हूँ पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो जस्टिस साहब आप क्या समझते हैं? आपने बड़ा जबरदस्त किया कि अपील का और रिव्यू पिटीशन का फर्क आपने समझा दिया, तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इस बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब तो अपने रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन यूज कर चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब ने अभी यूज करना बाकी है, तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इस बुनियादी फर्क पे कि रिव्यू पिटीशन और अपील के निकात मुख्तलिफ अंदाज से जज किए जाते हैं, इस पर जहांगीर तरीन को या नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ को तो रिलीफ मिलने का इम्कान है ही नहीं, क्योंकि उनकी जो रिव्यू पिटिशन भी डिस्मिस हो चुकी है, वो उनका तो मामला क्लोज हो गया। तो क्या सर, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, क्या पाकिस्तान के कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उस रिव्यू पिटिशन के बाद भी कोई अपील, कोई रिव्यू दायर की जा सके? जी नहीं, ये ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो फाइनल होता है वो उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आ सकते। सिर्फ ये है कि अगर वो इलेक्शन PMLN जीत जाती है, 2/3 मेजॉरिटी उनकी आ जाती है, उस सूरत में वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ जाएं तो यकीनन कुछ हो सकता है। उसके अलावा नवाज शरीफ का तो मामला क्लोज हो चुका है। ओके, ठीक है। और जहांगीर तरीन साहब के लिए कोई इम्कान है? वो थोड़ा बहुत इम्कान है, अगर वो दिखा सकें कि उनके जो फैसला उनके खिलाफ हुआ है उसमें कोई चीज ऐसी थी जो कि फ्लोटिंग ऑन सरफेस थी, कोई लीगल चीज थी जो गलत थी, उस सूरत में हो सकता है। वो अपील नहीं है। ठीक है, जस्टिस साहब आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। इस वक्त मारूफ माहिर कानून एहसन भोन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एहसन भोन साहब, से बहुत शुक्रिया, आपने जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की बात भी सुनी। सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ 62(1)(f की तरफ हमें ख्वाजा आसिफ साहब की नाअहली का फैसला, तकरीबन वही ग्राउंड्स हैं, अकामा है, वसूल करदा तनख्वाह है, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब की 62(1)(f की ही नाअहली कलअदम हो जाती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के मामले पर हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और नजर आता है। तो आपको लगता है एहसन भोन साहब पे कहीं कोई तसादात है सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों में? मुझे जो जाती तौर पे जो नजर आ रही है बात, इसमें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन
2 जजमेंट्स और ये भी जो मौजूदा फैसला अभी डिटेल आएगी तो उसको देखेंगे कि उसमें क्या दिया है। इसमें जो मौजूदा पहला फैसला था उसमें भी सारे का सारा यही मामला था कि इसमें जो एसेट्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन के हवाले से जो दे वर अनएबल टू एक्सप्लेन द मनी ट्रेल और बाकी जो उनके बेटों ने वहाँ एसेट्स बनाए थे शुरू से लेकर, ये सारी चीजें जो थी बड़ी डिटेल में JIT ने थ्रैश आउट की। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो ख्वाजा आसिफ साहब का फैसला था उसमें भी कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के हवाले से ही है। अब बात यह है कि इसमें जजमेंट में क्या आता है, ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ वाला केस नहीं, देयर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट और इशू कि जहां कहीं भी ये कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का मामला आया तो कोर्ट्स ने इवन प्रायर टू दिस डिसीजन हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में या नेशनल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में उन उम्मीदवारान को नाअहल करार दिया। लेकिन उसमें इवन इन सम ऑफ द केसेस इस हद तक किया कि जी उस इलेक्शन की हद तक किया, ठीक। लेकिन मियां नवाज शरीफ की हद तक आ गया फैसला जो था वो ये इस हद तक आ गया कि ये नेक्स्ट फॉर ऑल टाइम टू कम कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ 62(1)(f जो है उसमें उन्होंने कहा कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया और एक आदमी जो इस असेंबली के फ्लोर पे या अदरवाइज इलेक्शन में या सारे मामलात में झूठ बोलता है तो उसको अकॉर्डिंगली जरूर पनिश होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। और एक और बात अर्ज करूंगा, बात ये है कि अगर ये बिल्कुल उस्मानी साहब की बात ठीक है कि फाइनल रिव्यू भी मियां नवाज शरीफ का डिसमिस हो गया है, लेकिन अगर सेम पॉइंट पे बाद में एक नया लॉ आ जाता है तो पहली जजमेंट जो है वो उस हवाले से दैट विल बी ट्रीटेड एज ए पर इंक्यूरियम जजमेंट, तो फिर ये एक नई राह निकल पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस फैसले की जब डिटेल आएगी तो उस हवाले से फिर इसमें बात करेंगे कि इसमें जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने क्या रीजनिंग क्या दी है और इसमें डिस्टिंक्शन क्या है कि जो उन्होंने किया है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल में है, ये मैं तो एक कानून के तालिब इल्म में की हैसियत से ये बात करूंगा कि स्टांस की बात नहीं, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है और पहली जजमेंट से एक मुख्तलिफ जजमेंट आ रही है जो प्राइमा फेशी नजर आ रही है। ये आपने बड़ा इन डेप्थ और बड़ा जबरदस्त एनालिसिस कर दिया है इस फैसले का, जबकि अभी तक रीजनिंग सामने आई नहीं, डिटेल जजमेंट आई नहीं। जैसे उस्मानी साहब क्या कहेंगे आप एहसन भौन साहब की इन बातों पर? नहीं, वो बात जो कह रहे हैं वो सही है कि अब मैंने यही आपसे ये कहा था कि जो अब ये फैसला है इसमें उनका व्यू थोड़ा सा बदला है, लगता है ऐसा है। और इस सूरत में अगर व्यू बदला है, अब जब तक आप जरा मोहताज बात कर रहे हैं कि व्यू बदला है और एहसन भौन साहब कह रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन है फैसलों में। नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन तो मैं नहीं कहूंगा, उनका थोड़ा सा व्यू बदला है क्योंकि फैक्ट थोड़े से मुख्तलिफ हैं, इस वजह से उनका व्यू बदला है। और अब देखना ये है कि जब जजमेंट आएगी, उसकी रीजनिंग आएगी, उसमें वो क्या कहते हैं। तो अगर उसमें कोई ऐसी चीज आती है जिससे कि कंट्रडिक्शन नजर आती है, अभी तक तो कंट्रडिक्शन का कहना मुश्किल है, जो कंट्रडिक्शन आती है फिर उसके बाद कुछ हो सकता है शायद कि जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर पर इंक्यूरियम जजमेंट हो जाए तो शायद उसके रिजल्ट कुछ और हो जाए, लेकिन मुझे उसका इम्कान नजर नहीं आता। मुझे तो ये लगता है कि एक थोड़ा सा चेंज आया है यकीनन, और वो आइंदा जो लोग होंगे, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्शन जब हो जाएंगे हमारे तो बहुत सी इस किस्म की पिटिशन आएंगी 62(1)(f) के ऊपर, आपको मालूम ही है बहुत सी आएंगी पिटिशन, उसमें शायद काफी लोगों को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस याकूब उस्मानी साहब एहसन भौन के लिए वक्त निकालने पर। यह था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो।